नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 28 फरवरी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे घातक गैर परमाणु हथियार फादर ऑफ ऑल बॉम्ब को रूस ने कब विकसित किया? अब ये हथियार बहुत अधिक चर्चा है वर्तमान में, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी, पेपर सेटर के दिमाग में ये हथियार जरूर आएगा और इस पर क्वेश्चन भी स्टेट किया जा सकता है। फादर ऑफ ऑल बम को रूस ने बनाया था 2007 में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हुआ। देखिए फ्रेंड्स, ये है फादर ऑफ ऑल बम, तो इसे 2007 में विकसित किया गया रूस के द्वारा। यह 300 मीटर क्षेत्र को तबाह कर सकता है, 7100 किलोग्राम का वजन है, और अगर ये फटेगा तो 44 टन टीएनटी ट्राई नाइट्रोटॉल्विन की ताकत से यह धमाका करेगा। तो बड़ा ही खतरनाक हथियार है। हालांकि फादर ऑफ ऑल बम को सबसे घातक थर्मोबेरिक हथियार कहा जाता है। इसे एविएशन थर्मोबेरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर भी कहा जाता है। रूस ने इसे बनाया था 2007 में, और इसे दुनिया का सबसे घातक गैर परमाणु हथियार भी कहा जाता है। फादर ऑफ ऑल बम का वजन कितना है? 7100 किलोग्राम, और एक ही बार में यह करीब 44 टन टीएनटी की ताकत का धमाका करता है। इस बम की विनाशकारी ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह एक बार के इस्तेमाल में करीब 300 मीटर के क्षेत्र को जलाकर खाक कर सकता है। तो कैसे काम करता है ये? फादर ऑफ ऑल बॉम्ब एक थर्मोबेरिक हथियार है। इसे वैक्यूम बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह वातावरण से ही ऑक्सीजन को सोखता है और खुद को अधिक शक्तिशाली बनाकर जमीन से ऊपर ही धमाका कर देता है। इस धमाके से किसी सामान्य परमाणु बम की तरह ही गर्मी पैदा होती है। इसके साथ ही धमाके से एक अल्ट्रासोनिक शॉकवेव भी निकलती है और ये बहुत अधिक तबाही लाता है। यही कारण है कि इस हथियार को किसी भी अन्य पारंपरिक हथियार से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। रूस का जो फादर ऑफ ऑल बम है, ये अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम के खिलाफ तैयार किया गया एक हथियार था। साल 2003 में अमेरिका ने फ्लोरिडा में इस बम का परीक्षण किया था। इसका आधिकारिक नाम है GBU-43/B। यह बम ताकत के मामले में रूस के बम से कहीं पीछे है। इसका वजन कितना है? 10,000 किलोग्राम, और यह 11 टीएनटी के करीब ताकत से धमाका करता है। रूस वाला करता है 44 टन टीएनटी की ताकत से। और अपने धमाके की चपेट में ये जो GBU-43B है, यह 150 से 300 मीटर तक के क्षेत्र में तबाही लाने की ताकत रखता है। साल 2017 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल किया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि साल 2017 में ही रूस ने भी सीरिया में थर्मोबेरिक हथियार फादर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल किया था। यानी कि इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल पहले भी इन देशों के द्वारा किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को कितने मीट्रिक टन गेहूं की पहली खेप भेजी है? तो सही जवाब इसका 2500 मीट्रिक टन, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। तो भारत से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में 2500 मीट्रिक टन गेहूं की पहली खेप 26 फरवरी को जलालाबाद पहुंच गई है। इसे पाकिस्तान से होते हुए सड़क मार्ग से 50 ट्रकों में भेजा गया। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद महमूद जई ने कहा कि 50 ट्रकों में भेजी गई गेहूं की यह पहली खेप अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद पहुंच गई है, और अब इसे लोगों के बीच में विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से वितरित किया जाएगा। अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र की अपील के मद्देनज़र भारत सरकार ने अफगानिस्तान के लोगों को 50,000 मीट्रिक टन, यानी कि यह पहली किस्त है, अभी 25,000 मीट्रिक टन हम गेहूं अफगानिस्तान को और देंगे। कुल मिला के कितना गेहूं देना है? 50,000 मीट्रिक टन। हाल ही में डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? उत्तर हो जाएगा ऋषभ पंत। अब बात हो रही ऋषभ पंत की, तो देखो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, और उत्तराखंड के एक और ब्रांड एम्बेसडर बने थे। कौन बने थे? अक्षय कुमार। टाटा प्ले के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है करीना कपूर खान और सैफ अली खान को। और इसी के साथ आपको याद होगा कि अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर
संजय दत्त को बनाया गया था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख कौन बने हैं? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के जो प्रमुख बने हैं उनका नाम अभिषेक सिंह है, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। तो अभिषेक सिंह को नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का प्रमुख बनाया गया है। वर्तमान में अभिषेक सिंह डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सीईओ हैं और ये नागालैंड कैडर के 1995 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है 12वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स। अब अवार्ड का नाम याद रखना, इसका नाम है एजिस ग्राहम बेल अवार्ड और यह 12वां है। तो इसमें सी डॉट ने किस श्रेणी में पुरस्कार को जीता है? उत्तर हो जाएगा कोविड-19 का मुकाबला करने में, सामाजिक भलाई के लिए तकनीकी विकसित करने में, लॉकडाउन मैनेजमेंट, यानी कि इन तीनों के लिए सही जवाब ऑप्शन डी है। अब सी डॉट क्या है? सी डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, तो ये इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने दुनिया का सबसे छोटा एयर प्योरीफायर लॉन्च किया है? अब देखो ये जो है ना, ये एयर प्योरीफायर है, मतलब हवा को ये साफ करता है, लेकिन ये कहाँ पर लगेगा? ये डायरेक्टली आपके नाक की सरफेस पे जाके लगा दिया जाता है। बहुत छोटा सा यंत्र है और इसे बनाया गया है किसके द्वारा? आईआईटी दिल्ली के द्वारा, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। तो आईआईटी दिल्ली का एक स्टार्टअप है नैनो क्लीन ग्लोबल। तो नैनो क्लीन ग्लोबल ने इसे लॉन्च किया है और ये दुनिया का सबसे छोटा वेरेबल यानी कि पहनने योग्य एयर प्योरीफायर है। इसका नाम है नासो 95 और इसके द्वारा जो वायु साफ होती है वो कितनी साफ होती है? अगर आप N95 ग्रेड का जो फेस मास्क होता है उसी के बराबर ये हवा को साफ करता है। तो नासो 95 इज हेल्पफुल इन कॉम्बैट ऑफ एयर पोल्यूशन, एलर्जेंट्स एंड बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये भी है कि अगर इसे कोई भी व्यक्ति अपने नाक में एक बार लगवा लेता है तो उसके लिए जो वायु होगी जो उसकी बॉडी में जाएगी वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी की होगी, काफ़ी शुद्ध वायु होगी। और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो प्रश्न है कि हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल, ऑप्शन ए। तो याद रखना कि सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में मीराबाई चानू ये कहाँ से हैं? ये मणिपुर से हैं। मणिपुर, एमपी, मध्य प्रदेश नहीं, मणिपुर। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था बताओ? तो मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल का स्वर्ण पदक जीता। चानू ने कुल 191 किलोग्राम का वजन उठाया था 2 बार में। पहली बार 86 kg, सेकेंड टाइम 105, मतलब जोड़ के देखा जाए तो 191 किलोग्राम का वजन इन्होंने उठाया। और इसी जीत के साथ मीराबाई चानू ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अभी जो राष्ट्रमंडल खेल हैं जो कि होने वाले हैं बर्मिंघम में, तो इसके बारे में भी आगे मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल मीराबाई चानू जो कि मणिपुर से हैं, और मैंने आपसे भी क्वेश्चन किया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? तो उन्होंने जीता था रजत पदक। गोल्ड तो बस एक ही जीता गया था, ठीक है, और वो जीता था नीरज चोपड़ा ने। अब बात करते हैं 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। लोकेशन है बर्मिंघम, डेट्स हैं 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 के बीच में इसे खेला जाएगा। 28 जुलाई को इसकी ओपनिंग सेरेमनी है, क्लोजिंग सेरेमनी होगी 8 अगस्त को। मोटो है गेम्स फॉर एवरीवन, गेम्स फॉर एवरीवन। और कुल मिला के 5054 एथलेटिक्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मेन वेन्यू कहाँ पर होगा? ये बर्मिंघम का होगा अलेक्जेंडर स्टेडियम, अलेक्जेंडर स्टेडियम। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है हम्पी में। हम्पी कहाँ पर है? हम्पी है कर्नाटक में। तो विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। तो हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कर्नाटक के हम्पी में भारत के मंदिर वास्तुकला पर एक अनूठे सम्मेलन देवायतनम का उद्घाटन किया। इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में संस्कृति मंत्रालय के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 25 और 26 फरवरी को आयोजित किया गया। हम्पी के मंदिरों को पहले से ही यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में उनकी भव्यता, शानदार वास्तुकला के लिए शामिल किया जा चुका है। भारत के 40 यूनेस्को की विश्व धरोहर शिलालेखों में से लगभग 10 विभिन्न स्थापत्य शैली, पैटर्न और समरूपता में हिंदू मंदिर हैं। याद रखना
कि वर्ष 2021 में तेलंगाना के मुलुगु जिले में रुद्रेश्वर मंदिर, जिसका नाम है रामप्पा मंदिर भी जिसे कहते हैं, यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था और ये 39वीं मतलब लिस्ट में ये 39वीं जगह पर स्थित है। तो फिलहाल आपको बता दें कि वर्तमान में भारत में कुल 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। याद रखना कि अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल हैं तो इनकी संख्या कितनी है, तो 40 है। इसमें 7 प्राकृतिक हैं, 32 सांस्कृतिक हैं और 1 मिश्रित स्थल है। ठीक है, अभी वर्तमान में पूरी दुनिया में 1154 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। इसमें 897 सांस्कृतिक हैं, 218 प्राकृतिक हैं और 39 मिश्रित हैं। भारत में सबसे पहले एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में हैं, इनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। देखो फ्रेंड्स, भारत का जो 39वां विश्व धरोहर स्थल है, विश्व धरोहर विरासत स्थल, ये कालेश्वर मंदिर है जिसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, तेलंगाना में स्थित है। भारत का 40वां विश्व विरासत धरोहर स्थल हड़प्पा सभ्यता का शहर धौलावीरा है, ये गुजरात में है। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, ये भी याद रखना। महाराष्ट्र में कुल 5 यूनेस्को साइट्स हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी? तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जो पहली अश्वेत महिला जज बनी हैं, इनका नाम है केतनजी ब्राउन जैक्सन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। केतनजी ब्राउन जैक्सन का नाम अब अमेरिका इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, साथ ही साथ आपकी परीक्षाओं के लिए भी ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो राष्ट्रपति जो बिडेन ने शुक्रवार को संघीय अपीली न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला बनने के लिए नामित किया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है न्यायमूर्ति स्टीफन ब्रेयर का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बन गई हैं केतनजी ब्राउन जैक्सन। आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है 27 फरवरी को। देखिए फ्रेंड्स, भारत में 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन ने 27 फरवरी 2020 को भारत में पहली बार, मतलब ये जो प्रोटीन दिवस था मनाया गया था कब? 2020 में 27 फरवरी को पहली बार। और इस दिवस के द्वारा प्रोटीन के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। 2022 में थीम है खाद्य भविष्यवाद, यानी कि फूड फ्यूचरिज्म। तो ये थीम याद रखना। और फ्रेंड्स, ये है आज का प्रश्न जो कि आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? ये हैं आपके ऑप्शन, तो बताइएगा कि इसका सही उत्तर कौन सा है। शीघ्र मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।